गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक जड़त्व आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने जड़त्व पढ़ा हुआ है, रेखीय गति में जड़त्व पढ़ा हुआ है। न्यूटन के गति के पहले नियम में आपने जड़त्व को पढ़ा हुआ है। तो वहाँ जो जड़त्व था वो क्या है, हम थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जड़त्व तो देखना, आपने न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा हुआ है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। अर्थात वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहा जाता है, और ये जड़त्व वहाँ द्रव्यमान के समानुपाती था। अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जड़त्व उतना अधिक होता है। एक छोटी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व क्या होगा, कम। और यदि भारी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व क्या होगा, अधिक। तो रेखीय गति में जो कार्य जड़त्व का है, रेखीय गति में जो कार्य जड़त्व करता है, घूर्णन गति में वही कार्य जड़त्व आघूर्ण करता है। रेखीय गति में जो कार्य जड़त्व करता है, घूर्णन गति में वही कार्य जड़त्व आघूर्ण करता है। आप देखो, रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का है, घूर्णन गति में वही महत्व जड़त्व आघूर्ण का है। अर्थात जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड का अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उसमें अपनी अवस्था परिवर्तन के विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उसमें अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, जिस प्रवृत्ति को ही जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। तो विरोध करने की जो प्रवृत्ति है उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। रेखीय गति में ये जड़त्व रेखीय वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। रेखीय गति में जड़त्व रेखीय वेग में परिवर्तन का विरोध करता है, और घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। अब जड़त्व आघूर्ण का एक फॉर्मूला और होता है, वो देखो, फॉर्मूले के रूप में हम इसे परिभाषित करते हैं। किसी पिंड के किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण को किससे दिखाया जाता है, आई से, कैपिटल आई से। किसी पिंड के किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज आई बराबर mr स्क्वायर। वापस देखना, किसी पिंड के किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या बन गया, आई बराबर mr स्क्वायर। m क्या है, उस कण का द्रव्यमान, और r क्या है, उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला I बराबर mr स्क्वायर हो गया। अब हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या होगा, देखो, इस m को केजी में लिया जाएगा,
और ये क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर का क्या होगा, स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई या एमकेएस पद्धति में मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। अब इसकी विमा, एमकेएस पद्धति या एसआई में ये मात्रक है। अब हम इसकी विमा देखते हैं। तो विमा केजी के लिए क्या लगाओगे, एम, और मीटर के लिए क्या लगाओगे, एल। अब मीटर की घात 2 तो एल की घात 2, और टी है नहीं तो टी की घात क्या हो गई, 0। ये जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र है। एक बार फिर देखो, ये जो जड़त्व आघूर्ण है, घूर्णन गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। यदि कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसमें अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे पंखा घूर्णन गति कर रहा है और हम यदि उसे पकड़ें तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध, और रिजल्ट अपने सामने होगा। तो ये जो अवस्था परिवर्तन के विरोध करने की प्रवृत्ति है वो जड़त्व आघूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब हम साइकिल को चलाते हैं और चलाते चलाते हम अपने पैर रोक देते हैं तब भी वो साइकिल चलती ही रहती है, क्योंकि साइकिल के पहिए गतिशील थे, घूम रहे थे अक्ष के परितः। जब हमने उन्हें चलाना रोक दिया तो उन्होंने अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध किया और वो उसी तरह चलते रहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, अवस्था परिवर्तन का विरोध घूर्णन गति में। अब हम किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। कोई एक दृढ़ पिंड है उसका जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। अब हमने यहां पर कोई एक दृढ़ पिंड ले लिया, ये रहा। ये दृढ़ पिंड किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। ये रहा दृढ़ पिंड, और ये दृढ़ पिंड इस अक्ष के परितः घूम रहा है। ये जो अक्ष है इस अक्ष के परितः ये दृढ़ पिंड घूर्णन कर रहा है। ये अक्ष है, इसके परितः ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब इस दृढ़ पिंड में बहुत से कण हैं, तो उन कणों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये रहा m1 द्रव्यमान का, ये रहा m2 द्रव्यमान का, ये रहा m3 द्रव्यमान का, ये रहा m4 द्रव्यमान का। ये मान लिया n तक कण है तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, mn हो गया। अब जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा है कि उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसकी, इस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये रही, जिसको मैंने क्या मान लिया, r1। इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी ये रही, और ये 2 वाला है तो ये दूरी क्या मान ली, r2। ये रहा तीसरा कण, इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये रही, तो ये कितनी मान ली मैंने, r3। ये रहा चौथा कण, इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये रही, और nवा ये रहा जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी rn मान ली। ये लंबवत दूरियां हैं, ये है ना। तो अब हम क्या करें कि इन प्रत्येक कण का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लें, फिर उन सभी जड़त्व आघूर्णों का योग कर दें, तो इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे कैसे वर्णन करते हैं, देखो, माना किसी दृढ़ पिंड में n कण है, रिजिड बॉडी है, ये दृढ़ पिंड है, n कण है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4, mn है, तथा जिनकी घूर्णन अक्ष से
ये घूर्णन अक्ष है, ये क्या है, घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष। तो ये घूर्णन अक्ष है, तो घूर्णन अक्ष से दूरियां, लंबवत दूरियां r1, r2, r3, r4, rn हैं। तो हम सबसे पहले m1 द्रव्यमान वाले कण के पास पहुंचते हैं। तो m1 द्रव्यमान वाले कण का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I1 हो तो I1 बराबर क्या होगा, m1 r1। देखो इसका द्रव्यमान कितना है, m1, और दूरी कितनी है, लंबवत r1, तो m1 r1 स्क्वायर। तो m1 द्रव्यमान वाले कण का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण m1 r1 स्क्वायर। आपने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा है, I बराबर mr स्क्वायर। तो I इस पहले कण का जड़त्व आघूर्ण है जिसका द्रव्यमान m1 है और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r1 है। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान वाले कण का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I2 हो तो I2 बराबर m2 r2 स्क्वायर। ये हो गया। ऐसे ही हम तीसरे कण के पास पहुंचते हैं। तीसरे कण का द्रव्यमान कितना है, m3। तो तीसरे कण का जिसका द्रव्यमान m3 है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, I3, और I3 बराबर क्या होगा, m3 r3 स्क्वायर। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। ऐसे ही हम चौथे कण के पास पहुंचे। तो चौथे कण का द्रव्यमान क्या है, m4, और घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, r4। तो I4 बराबर क्या हो जाएगा, m4 r4 का स्क्वायर। ये रहा। अब ऐसे बहुत से कण हैं, हम डायरेक्ट किस पर आ गए, nवें कण पर। तो और भी हैं यहाँ पर, I5 हो जाएगा उनका, I6 हो जाएगा, डॉट 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 और भी है। तो डायरेक्ट nवें कण पर पहुंचे तो उसका द्रव्यमान क्या है, mn, और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी Rn, तो Rn स्क्वायर। ये समीकरण nवा हो गया। अब हम पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालें। तो इन कणों के जड़त्व आघूर्णों का क्या कर दिया जाए, योग। तो संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। तो हम पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड का मैं कितना मान लेता हूं, I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट 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 IN। तो संपूर्ण पिंड का, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डॉट 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 IN। इनके मान अभी गए हैं, वो मान हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ये आ गया। अब हम इनको सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा के रूप में लिख दें, ये पहले पिंड कण का, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और ये nवें कण का है।
तो सिग्मा, सिग्मा क्या करता है, यो, तो सिग्मा लिमिट डाल देते हैं i बराबर 1 से लेके n, तो सिग्मा i बराबर 1 से लेके n ये योग करता है तो m i r i स्क्वायर। तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या आ गया, I बराबर सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। तो ये जड़त्व आघूर्ण का क्या है, फॉर्मूला पूरे पिंड का। आप देख रहे हो कि यह जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान m के साथ साथ दूरी पे भी निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान m और दूरी r पर निर्भर कर रहा है। साथ ही हम यूं कहें कि यह द्रव्यमान वितरण पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान वितरण दैट इज द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से जितना अधिक दूर होगा जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान वितरण, द्रव्यमान को जितना अधिक दूर वितरित करोगे उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। आपने साइकिल का पहिया देखा हुआ है। साइकिल का जो पहिया होता है उसका द्रव्यमान लगभग रिम पर स्थित होता है। जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है, रिम पर। ये जो परिधि देख रहे हो ये रिम है, तो द्रव्यमान कहाँ वितरित होता है, रिम पर। और यहाँ इस पहिए की क्या होती है, घूर्णन अक्ष। तो इस द्रव्यमान को तानों द्वारा जोड़ा जाता है। ताने होती हैं साइकिल के पहिए में, ये रहा। तो आप देख रहे हो ये अक्ष से क्या है, दूरी है। तो द्रव्यमान वितरण पर निर्भर कर रहा है जड़त्व आघूर्ण। आप देख रहे हो इस कंडीशन में पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा और साइकिल को चलाते चलाते यदि पैरों को रोक लिया जाए तब भी वो पहिया गतिशील रहता है। ऐसे ही आपने देखा है जो इंजन होते हैं, इंजनों में जो व्हील होते हैं, पहिए, वो पहियों का द्रव्यमान भी यहाँ रिम पर वितरित रहता है। इसे रिम कहा जाता है। यहाँ रहता है जिसे आप परिधि बोल दो कि यहाँ द्रव्यमान वितरित रहता है। फ्लाई व्हील में भी द्रव्यमान कहाँ रहता है, परिधि पर, रिम पर। गति पालक चक्र जिसे कहा जाता है, आपने देखा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि घूर्णन अक्ष से दूरी अधिक होने पर जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण है क्या, अवस्था परिवर्तन का विरोध घूर्णन गति में। अगर ये पहिया एक चकती के रूप में होता, अगर ये पहिया एक चकती के रूप में होता, यूं होता साइकिल का पहिया, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता, कम। इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, कम। और साइकिल को चलाना, पैर रोकने के बाद साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए साइकिल के पहियों का जो द्रव्यमान होता है वो रिम पर रखा जाता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सभी के पहियों का जो द्रव्यमान है वो रिम पर ही वितरित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाए, अधिक। जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक करने के लिए ऐसा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फ्लाई व्हील इंजन होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। अब बात आती है जड़त्व आघूर्ण कैसी राशि है। जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि होती है। जड़त्व आघूर्ण कैसी राशि होती है, प्रदिश, टेंसर। अगर बात किसी निश्चित अक्ष की है,
अगर बात किसी निश्चित अक्ष की जाए, किसी निश्चित अक्ष के परितः यदि बात करें तो जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि बन जाती है। उस कंडीशन में ये कैसी बन गई? अदिश। और यदि अक्ष निश्चित नहीं है तो इसे प्रदिश राशि माना जाता है। अक्ष के निश्चित होने पर अदिश राशियों की श्रेणी में डाला गया है। तो ये था जड़त्व आघूर्ण संबंधी टॉपिक। धन्यवाद।